जब बाजार पूरी तरह से साइडवेज हो जाए, एक छोटे रेंज में कामकाज करे, तो ऑप्शन बायर्स को रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उनका ये प्लान होता है कि बाजार को साइडवेज करो, ऑप्शन बायर से ओवर ट्रेड करवाओ, गलतियां करवाओ और उनके पूरे के पूरे पैसे को हजम कर जाओ। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद सही मायने में बाजार वन वे चलता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। उसके बाद बाजार में मोमेंटम आता है और फिर ऑप्शन बायर हाथ मलता रहता है और सोचता है कि काश उस समय मैंने कैपिटल मैनेजमेंट कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। और आज जब बाजार बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, या फिर मैं इतना डर चुका हूं, इतना फियर मेरे अंदर भर चुका है कि मैं जब भी जाता हूं मुझे लॉस ही होता है, तो वो बाजार उस ऑप्शन बायर के हाथ से निकल जाता है। वो पैसा नहीं बना पाता और फिर अंत में बाजार को ही दोष देता है। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए, आज हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भारतीय बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त उछाल रहा। 615 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ बैंक निफ्टी और दमदार परफॉर्मेंस रहा। और इसका जो मेजर पार्ट था वो संभाला, यानी कि ड्राइविंग सीट पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, और फिर आप एक्सिस बैंक को भी कह सकते हैं कि को पायलट यानी कि को ड्राइवर ये भी था। इसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। हालांकि थोड़ा बहुत सपोर्ट कई और बैंकों से भी आए, लेकिन मेन पार्ट यही है, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, और इनका वेटेज भी काफी है दोस्तों। टॉप 4 कंपनियां हैं। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में दूसरा पायदान है और स्टेट बैंक तीसरा और चौथा है आपका एक्सिस बैंक। हालांकि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं तो वो कुछ खास नहीं, आज 1 रुपया डाउन ही रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई का कंट्रीब्यूशन, तो हालांकि हम लोग आईसीआईसीआई की तरफ भी आएंगे और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ भी आएंगे कि हम समझेंगे कि किस तरह से ऑप्शन बायर्स को फंसाया जाता है और आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो कैसे इनके चाल में फंसने से बच सकते हैं, कैसे कैपिटल को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज कुछ हिडन स्ट्रेटजी, सीक्रेट स्ट्रेटजी आपसे साझा करूंगा जो मैं अपनाता हूं। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे को, और जब मंडे को बाजार ओपन होगा तो हमें नहीं पता कहाँ ओपन होगा। लेकिन अगर हम इस जोन को देखते हैं तो फिलहाल तो यही हो रहा है, जोन के नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर खुलने के बाद उसी दिन नीचे, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। तो अगर ये जोन में ही रहना है तो फिर नीचे की तरफ आएगा, और अगर जोन से ऊपर की तरफ निकलने के चांस है तो ऊपर जाएगा। लेकिन निकलने के चांस इससे पहले यहाँ भी बने थे लेकिन नहीं हो पाया था। तो इस बार वो टेस्टिंग करता है, निकालने की कोशिश करता है तब। अदरवाइज जोन पर जब तक है तो जोन के हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर से बाजार आपको यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये जोन जब भी बनेगा, खास करके ऊपर से जब सेलिंग होगी और नीचे जोन बनेगा, तो इसके चांसेस नीचे तोड़ने के ही ज्यादा होंगे। वो अलग बात है कि ऐसा जो चांसेस की बात है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा नीचे ही तोड़ता जाएगा और बाजार जीरो पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार तो बाजार फिर इस जो सिस्टम है, ये जो चला आ रहा है, इसको एक बार तो बदलेगा ही, और बदलने के बाद फिर बाजार जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। अब इसमें बाजार के पास एक चीज ये है कि अभी उसने यहां से तो आप डाउन ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपना पिछला लो जो है उसको ब्रेक नहीं किया है। यहां से यहाँ हाई है तो यहां से यहाँ ये बना के फिर ऐसे निकल सकता है। अदरवाइज जब आप यहां से यहाँ का देखते हो, यानी कि ये वाला एरिया देखते हो, तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ से गिरावट हुई है और अब बाजार इसके नीचे जाता है, तो चांसेस रहा है कि इसको मैच करेगा। तो ये बात की बात है, और ऐसे में इसको निकालने के लिए बाजार को फिर निचले स्तरों पे भी आना पड़ेगा और कुछ न्यूज का सहारा मिलता है, तब बाजार जाके ये करेगा। फिलहाल यहाँ पर ये कहना कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो सही नहीं है। अभी हमको ये समझना चाहिए कि इसके हिसाब से जो आज हमें क्लोजिंग मिली है राउंड नंबर पे, उसके हिसाब से क्या रहेगा मेजर रेसिस्टेंस। पहला रहेगा 54,200 से लेके 300 का एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा 500 और फिर रहेगा 700। तो फिलहाल तो मुझे इसके ऊपर तत्काल में नहीं दिखता है। रैली होती है तो फिर जाएगा ऊपर। ये 54,000 लगा लेना सर, ये जरूरी है। ओके, तो दिस इज द रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी फॉर मंडे, एंड द सपोर्ट्स आर 53,700, अच्छा सपोर्ट रहेगा। ब्रेक करता है तो सबसे अच्छा अभी फिलहाल जो है वो ये रहेगा 53,500। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो क्लोजिंग जो है वो लगभग मैच कर रहा है, और ये वाला देख रहे हो
ये इसकी क्लोजिंग मैच कर रहा है, इसका ओपनिंग मैच कर रहा है, इसका क्लोजिंग मैच कर रहा है, इसका क्लोजिंग मैच कर रहा है, इसका ओपनिंग मैच कर रहा है, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग मैच कर रहा है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया मैच कर रहा है, तो ये अच्छा नंबर है, ये अच्छा सपोर्ट है। बात समझ रहे हो ना? अब आपको नेक्स्ट सपोर्ट नोट करना, अगर इसको तोड़ देता है, ये पूरा का पूरा तोड़ देता है, तो फिर निचले स्तरों पे आएगा और फिर ऐसे में 53,300 की तरफ और फिर 53,000 के राउंड नंबर की तरफ। इसके नीचे तो फिलहाल अभी मुझे नज़र नहीं आता है। अगर पूरा दबाव हुआ इतना बड़ा, कोई ऐसा न्यूज आ गया, तो फिर ऐसे स्थिति में 52,700 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इन दोनों कैंडल का लोएस्ट एरिया है। क्लियर है? ये है आपका बैंक निफ्टी। अब हम लोग आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक में। देखिए एचडीएफसी बैंक में वही हुआ और तेजी दिखाई दी, खुला फ्लैट और फिर उसके बाद तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिर बंद भी ऊपर ही हुआ है। हालांकि ऊपर से थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन वो प्रॉपर डिक्लाइन नहीं है। स्टिल अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे तो 1% की बढ़त इसमें है, जो कि एक अच्छी बढ़त है। एक समय 2% की बढ़त थी, बट जाते जाते थोड़ी सी बिकवाली हुई थी और इस वजह से ये अब 1% ऊपर है। आईसीआईसीआई इज द मेजर, आपने जिससे मतलब कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर ड्राइवर सीट पे था और मेन ड्राइवर इसको आप कह सकते हैं। उस ड्राइवर सीट से इसने प्रॉपर ड्राइविंग करी है और आप देखेंगे कि जो हाई लगाया वो 70 के आसपास का लगाया और इसकी जो रैली हुई है वो 1.73, 21 रुपए ऊपर, 21 रुपीज ऊपर जाके ये काम काज यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में एक कैंडल देखकर आईसीआईसीआई में आपको ये सोचना कि अब बाजार को ये ऊपर ले जाने में मदद करेगा या फिर आईसीआईसीआई ऊपर जाएगा, तत्कालिक रूप से सही नहीं है। हाँ, एक कैंडल देखकर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है कि शायद अगला कैंडल निकले। अदरवाइज दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया। मुझे लगता है 1280 अभी अच्छा रेसिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आईसीआईसीआई नीचे की तरफ दिखेगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट रिलायंस को अगर आपको मैं कहूं तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे तो दबाव में नजर आता है, लेकिन आज खुला गैप डाउन, गैप डाउन सॉरी मतलब गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद और ऊपर गया और फिर फाइनली जो है वो थोड़ा सा प्लस में बंद हुआ है, लगभग 4.9 पैसे के 9 पैसे के आसपास में, यानी कि आधा % से भी कम। लेकिन स्टिल अभी भी ये रिलायंस प्रेशर में चार्ट के आधार पे तो नजर आता है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे और फिर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आज का रिलायंस का कैंडल और ये तो इसका मतलब साफ साफ है कि रिलायंस का साफ साफ असर पड़ता है मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं तो रिलायंस कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, देखो निफ्टी में तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये तीनों निफ्टी में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूटर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ, इन्फोसिस, टीसीएस, मेजर कॉम्पोनेंट्स है ये सब बाजार पर बहुत ज्यादा असर करते हैं। बट रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक का एक अलग है क्योंकि टॉप 3 है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लुक्स लाइक निफ्टी कैंडल, लेकिन रिलायंस के अंदर में भी मुझे अभी फिलहाल दबाव नजर आता है। एक्सिस बैंक को देखते हैं तो एक्सिस बैंक ने आज बहुत अच्छा कैंडल यहाँ से ऊपर निकालने का कोशिश किया, लेकिन ये स्टिल दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया। हो सकता है कि मैनिपुलेशन के चक्कर में जाए, बट अभी फिलहाल ज्यादा ऊपर जाना अभी सही नहीं है। और इसको भी देख लेते हैं तो वापस, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि इसमें मुझे दबाव नजर आता है नीचे की तरफ, लेकिन खुलने के बाद थोड़ा सा मामूली फ्लैट खुला था और उसके बाद जो है ऊपर गया और फिर फाइनली जो है थोड़ा सा नीचे आके बंद किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये कैंडल देखकर तो मुझे एक और बड़ा कैंडल नीचे रेड नजर आता है फिलहाल, बाकी 1-2 दिन में मंडे को क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे मेजर स्टॉक्स में से। एक और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इन्फोसिस को अगर आप देखते हो तो इन्फोसिस भी मुझे अभी फिलहाल अभी तक तो दवा में नजर आता है। अगला कैंडल अगर इसको पूरा इंगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ऊपर 1220 से लेकर 25-28 तक का पूरा एरिया हाई रेसिस्टेंस है, उसको भी निकालना जरूरी होगा। उसी तरह से टीसीएस की तरफ भी देखेंगे तो इसमें भी वैसा ही सिचुएशन है, डबल गेम है नीचे भी, और अगर ऊपर जाता है तो फिर ये सब रेसिस्टेंस पर रुकने की संभावना बनेगी। अब चलिए निफ्टी की तरफ, और निफ्टी से जाने से पहले अब आपको वो थोड़ा सा समझाते हैं कि ऑप्शन बायर क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस तरह के बाजार में, जिस बाजार में क्लोजिंग बार बार आप देखेंगे, बार बार इसकी क्लोजिंग को मैं आपको टिक लगा दूं, अगर सब की क्लोजिंग, जैसे इसकी क्लोजिंग क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लो, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लो, इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की और इस कैंडल की, सब आपस आस पास में ही है, ज्यादा अंतराल पे बंद नहीं हुआ है। आज भी अगर आप निफ्टी को देखते हो तो 64 पॉइंट का बढ़त था। कल अगर आप देखते हो तो मात्र 4 पॉइंट नीचे था, यानी कि फ्लैट। फिर उसके एक दिन पहले देखते हो 41 पॉइंट ऊपर था। इसका मतलब क्या है, सब उससे पहले 30 पॉइंट जो है वो नीचे था। उसके बाद फिर देखिए 6 पॉइंट ऊपर था,
फिर उसके बाद देखिए 40 पॉइंट नीचे था, और फिर उसके बाद देखेंगे ये आपको नजर आएगा इसकी जो ओपनिंग एरिया है। तो उस सब के सब जो है, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, और आज की क्लोजिंग और लो भी जो है, ये सब उसी एरिया पे है। एंड द नंबर बिटवीन 800 टू 400 के बीच में, बट जो क्लोजिंग एरिया है वो 700 से लेके अप्रोक्सीमेटली 650 के बिटवीन में। अगर मैं आपको सीधा सीधी बोलूं तो 660 का रेंज जो है वो पूरी तरह से क्लोजिंग एरिया बना हुआ है, फेवरेट एरिया बन चुका है सेलर्स और बायर का, और यहीं पे बार बार क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों जब तक इसको निकाले नहीं तो ऑप्शन बायर का ज्यादा भला नहीं होगा। सो द टॉपिक इज कि ऑप्शन बायर यहां पर क्या रणनीति अपनाएं। दोस्तों अगर आप बाजार को थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे, मार्च के महीने में ये जो गिरावट देखने को मिल रही है 27 फरवरी, फिर उसके बाद ये मार्च, 2 मार्च, फिर धीरे धीरे करते करते जब बाजार नीचे आया है, ये स्मूथली चला है। और जब बाजार स्मूथली चलता है तो यहां पर आप कोई ट्रेड करते हो, मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम में पैसा अच्छा बनता है। लेकिन साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेड होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि मार्केट एक छोटे से रेंज में काम कर रहा होता है। 30-40 रुपए का प्रॉफिट होता है, जो कि कई लोग नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, खास करके ऐसे मार्केट से जो गुजरते हुए लोग हैं, जिनको अच्छा पैसा बनाने की आदत है, वो नहीं होता। और फिर अगर आपको डिसिप्लिन नहीं आया कि भैया डेली 100 रुपए नहीं बनेगा, किसी दिन 20-30-40 पॉइंट भी बनेंगे, तो ऐसे स्थिति में जब आप प्लान नहीं करोगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे 80, 90, 100 पॉइंट, बट द मार्केट इज नॉट सेम लाइक दिस। सो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आप ट्रैप हो जाएंगे, आपको 30 रुपए दिखेगा, 40 रुपए दिखेगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे ले जाएगा, और फिर फाइनली चांस आर वेरी हाई कि आप जो है वो ट्रैप होने वाले हैं। तो ऐसे बाजार में ऑप्शन बायर्स को रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। पहला कि शक्ति का इस्तेमाल। अगर आपके पास 100% पैसा है, यानी कि मान लेते एग्जांपल के रूप में आपके पास 100 रुपए है, तो आप पूरा पैसा एक बार में ना लगाएं, इसको आप डिवाइड कर ले, 10 into 10 में कर ले, 10:10 करके डिवाइड कर देगा भैया 10-10 हजार रुपया करके, 10-10 रुपया करके मैंने यहाँ पे लगाना है, ताकि अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये 10% का पैसे का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, या उससे भी कम कर सकते हैं, इससे क्या होगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं रेंज में रहेगा, पहले इसको समझ लो, रेंज में है तो ऐसे में बाजार जो है बस ट्रैपिंग कर रहा है और छोटा मोटा पैसा आपको लेके निकलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ह्यूज लॉट लगा देते हो तो ऐसी स्थिति में डीके चांसेस ज्यादा है, और बार बार ऊपर नीचे करके आपको परेशान करके ओवर ट्रेड कराएगा। अगर आपने लॉस काट दिया तो फिर आपको लॉस होगा, लॉस हुआ और मार्केट का रेंज छोटा है और आप एक कैंडल बड़ा निकाल के बाहर आपको निकाल देगा। तो जैसे आप उसमें दोबारा एंट्री बनाओगे, फिर वो कैंडल वहीं पर काफी देर तक, 2 घंटे तक वहीं पर घूमता रहेगा, और फिर आपके अगेंस्ट में, अब जिसके फेवर में बन गया उनके लिए ठीक है, वो उनके लिए ठीक क्या है, उनके अगेंस्ट में एक बड़ा कैंडल बनाएगा जिससे आपका डीके होगा, और आपके फेवर में एक बड़ा कैंडल बनाएगा तो आपको उतना पैसा नहीं बनेगा। तो जो कॉल साइड में गए हैं उनका ट्रैप होगा, बट आपको पैसा उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके अगेंस्ट में बड़ा कैंडल बनेगा तो आपका पैसा ज्यादा डीके होगा, खास करके जब रेंज में काम करता है। अब इसके लिए डीके होगा तो आप थीटा का ये सब देखो, वो सब आपका काम है, देखते रहिए, लर्निंग करते रहिए। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में, सिंपल आसान शब्दों में यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ। तो जब भी बाजार रेंज के अंदर कामकाज करे तो प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से कब्जा कर रखा है, ऊपर से कॉल राइटर्स हैं और नीचे से पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, उनको पता है कि इन दोनों के बीच में मजे लेने हैं। तो फिर आपको वो डीके कर करके आपका पैसा खा जाएंगे, और इसी में वो माहिर है, और कोई मर्सी नहीं कि आपका बहुमूल्य पैसा है, आपका कमाया हुआ पैसा है, किस चीज का पैसा है, ये चीज का पैसा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लगे हाथ एक चीज और नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि भैया लोन के पैसे से, किसी के मांगे हुए उधार के पैसे से कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, घर का कोई सामान बेचकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इस तरह से कोई गिरवी रखकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। पैसा आपके पास अपना होना चाहिए, और पैसा ऑप्शन में लगाने के लिए वही होना चाहिए जिसको गंवाने के बाद आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो करते सीखता है, फिर लड़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तो वो देखो वो धीरे धीरे समझ जाता है। खास करके जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ ना, वो बिगनर्स को ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि बिगनर्स ऐसी गलतियां करते हैं, बट जो थोड़ा थोड़ा प्रो हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा 6 महीने साल भर गुजार चुके हैं बाजार में, और सर्वाइवल में आ चुके हैं कि भैया ब्रेक इवन रहता है, ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन मैं किसी तरह से सीख रहा हूँ, तो फिर उनके लिए है कि वो चीजों को समझे और होल्डिंग पे भी ध्यान दे। अदरवाइज ऐसे बाजार के अंदर में काम करने का फायदा नहीं है। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बताया कि एज एन ऑप्शन बायर साइडवेज बाजार में आपको नहीं जाना है। और चूंकि पहला ट्रेड आप करते हो उसमें आपको पता नहीं होता कि साइडवेज होगा, क्या होगा, आज तोड़ेगा फोड़ेगा, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको फंसाए रखता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि अब ये है। तो उस दरमियान लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, और एवरेज करने से
और नुकसान होने की संभावना है। हो सकता है कि आपको एवरेज करके 20 रुपए का प्रॉफिट दिखे, जो कि आपको मजा आएगा नहीं। हाँ, अगर आप साइडवेज मार्केट में 20 से लेके 40 रुपीज का प्रॉफिट अगर आपको दिख जाता है, तो आप बुक करके संतोष कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही इसका खेल है। आपको 20-30 रुपए बुक करा देगा, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि बाजार में फिर से थोड़ी-थोड़ी ऊपर नीचे साइडवेज रहेगा, फिर 1-2 बार हलचल आएगा। बस वहीं आप ट्रैप हो जाएँगे, आपको लगेगा कि यार मेरे को 20 रुपए से क्या होगा, यानी कि मुझे 20 पॉइंट से क्या होगा, मुझे और पॉइंट चाहिए, ये बाजार तो इतना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रणनीति, एक और रणनीति, एक तो साइडवेज मार्केट में काम मत करो, करो तो लॉट को मैनेज करो, और फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी, लॉट मैनेज करने के बावजूद भी पैसा आपको छोटा ही देखना चाहिए। अब आप ये सोच लोगे कि यार मैं इसमें निकल जाऊंगा, लेकिन बाजार और नीचे आ गया तो फिलहाल तो निकल जाओ, क्योंकि अभी साइडवेज मार्केट है। बाद में सोचना कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो जब टूट जाएगा तब आपकी एंट्री आपको देगा बाजार। तो ऑप्शन बायर को ये रणनीति अपनानी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलर्स का प्लान है कि इतना टाइम इन्होंने खूब पैसा आपको जमकर बरसाया है। जो कॉल राइटर्स यहाँ पे होंगे उन्होंने कंट्रोल किया, जो पुट राइटर्स होंगे उनको पोजीशन कवर किया होगा उन्होंने, और उसके बाद देख लीजिए, आप चेक कर लो, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये तारीख है 8 अप्रैल। अप्रैल से मई लगभग खत्म होने, 4 दिन में एक्सपायरी आ जाएगी। 4 दिन क्या, 2 दिन में, 2 दिन तो छुट्टी ही है। तो ये लगभग मई खत्म है दोस्तों, और ऐसे में 2 महीने से आपका बाजार यहीं पर कामकाज कर रहा है। तो आप बताओ किसको फायदा हो रहा है? ऑप्शन सेलर्स को, और वो सेलर्स जो पूरी तरह से रिजिड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना लोगे, ये कर लो। ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। कई लोग अमित है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बन सकता है। एक फेवर आपको मिलेगा, एंड दैट इज द फेवर इज थीटा डीके। टाइम स्पेंड जितना करेगा आपका पैसा डीके होगा, और वही आपको फायदा हो जाएगा सेलिंग के दरमियान, बट आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। आई होप कि ये स्ट्रेटजी आप समझे होंगे। फिर से वापस दोहरा देता हूं, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। पहला ट्रेड कर लिए, जब पता लग गया साइडवेज है तो एवरेज मत करना, और ज्यादा पैसा मत लगाना। आज मेरी स्ट्रेटजी क्या थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक इसी स्ट्रेटजी पर मैंने काम किया। देखो दोस्तों, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, या अगर फ्लैट कंडीशन में खुलता है तो नीचे वाला एरिया को ब्रेक करेगा तो तेजी से नीचे आएगा। लेकिन मार्केट यहां खुलने के बाद मैं एग्रेसिव ट्रेड में गया। और मैं दोस्तों एग्रेसिव ट्रेड में इसलिए गया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मुझे एग्रेसिव में मतलब करना ही है। मतलब एग्रेसिव करने का मतलब ये है कि मुझे ये एरिया 760 का एरिया, 800 का एरिया रेसिस्टेंस पूरी तरह से नजर आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये आज का फर्स्ट ट्रेड था वो आया 9:25 के कैंडल पे, यानी कि ये कैंडल बन गया। ये देखिए 9:20 में 15 में ये बना, 9:20 का कैंडल ये था, ये 25 में खत्म हुआ, और हमें यहीं पर हमारी ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर एंट्री हो गई। तो एंट्री जब हमारी हुई तो उसके बाद हमें यहाँ पर शायद 10-20 रुपया का या 5-10 रुपया का कुछ दिखा होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री होते के साथ, जी हाँ 35 से 15 रुपए के आसपास दिखा। उसके बाद कुछ पैसा यहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि कैंडल में देखो छोटा बनाया, और उसके बाद ये फंसाए रखा। और आप ध्यान से देखेंगे तो 9:20 के बाद ये एंट्री जो है सही मायने में जो पूरी तरह से साइडवेज होते होते लगभग 5 घंटा के आसपास में एरिया पूरा साइडवेज रहा, और फाइनली भी थोड़ा सा नीचे डंप किया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पोजीशन क्या थे, एक ही पोजीशन, और उसके बाद कुछ नहीं, एक मात्र यहाँ पर जो है ट्रेड मैंने यहाँ पर अपनाया, और कुछ खास इसमें नहीं किया। छोटा सा एक ऊपर आया था तो एक छोटा सा नॉर्मल यहाँ पर एक मामूली एवरेज किया था, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और वो भी पहला ट्रेड जो मैंने लिया था फर्स्ट यहाँ पे, उसमें भी लॉट साइज को पूरा कॉम्प्रोमाइज किया था। यानी कि जो लॉट साइज था मेरा, ये मेरे पूरे जो मैं जितने कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं अमूमन एग्जाम्पल के रूप में ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख रुपए से, एग्जाम्पल, ठीक है ना, 1 लाख से कर रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि भैया मुझे आज 10,000 से लेके 20,000 के, यानी कि 20-25% का कैपिटल 10 से 25,000 के बीच में मुझे खर्च करने हैं। तो कम से कम लॉट साइज, यानी कि 20% 25% के लॉट साइज से मैं गया। ऊपर एक मौका मिला मुझे तो 20% के आसपास में थोड़ा सा और बढ़ा लिया, 50% नहीं, थोड़ा सा और ऐड कर लिया। और फिर उसके बाद यही कैंडल पे हमारे को अच्छा प्रॉफिट दिख गया, और फिर उसके बाद और नीचे तक आया। तो ऐसे स्थिति में बाजार को लेकर एक सोच होनी चाहिए दोस्तों। तो मेरी सोच बिल्कुल नीचे की थी। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गैप डाउन होगा और नीचे की तरफ लुढ़केगा, लेकिन मार्केट एक स्मार्ट है, उसको पता है क्या करना है, और वो ऊपर ले गया और फिर वापस आके क्लोजिंग एरिया पे लाया, 60 पॉइंट प्लस में बंद किया। यानी कि स्टिल मार्केट ये देख रहा है कि यहाँ सेलर्स पूरी तरह से मौजूद हैं। पूरी तरह से कंट्रोलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए रेंज ब्रेक करेगा तब 360, उसके बाद पता लगेगा, या फिर ऊपरी स्तरों से ताबड़तोड़ कैंडल बना के नीचे लाए फुल प्रेशर में, तब ये चांसेस बनेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब हम आ जाते हैं निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ, और ये आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आता है
पहला रेसिस्टेंस है 23,760 का। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 23,800 के पास, और इसको ब्रेक करते हैं तो 23,860 के पास जाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं ना कि 800 860 रेसिस्टेंस एरिया है। कल भी यही हुआ, 860 से गिरा, आज भी देख लीजिए लगभग उसी जगह से 860 के आसपास से ही जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ, मतलब पहले तो ऊपर गया, सॉरी खुला नीचे, मतलब फ्लैट टाइप का खुला और ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया। यानी ऊपर कहां से नीचे आया, फिर वही 800 860 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊं तो 835 इसका आज का हाई है, उससे नीचे आया। यानी कि ये पूरा का रेंज जो है 800 से लेके 860, फिलहाल बायर्स का कंट्रोल इस पर नहीं है, सेलर्स का पूरी तरह से एक दबदबा है अभी तक। अब दबदबा का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 4 के नीचे ला रहे हैं, तो ठीक है 4 के नीचे ला रहे हैं, तो मैंने जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि अगर ये पैटर्न है तो फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है और जोन यहां बन रहा है, तो चांसेस आर ऑलवेज हाई कि यहां पर नीचे की तरफ आएगा। अदरवाइज ऊपर भी जा सकता है, बट इसमें आप चांस निकाल रहे हो कि कितना परसेंट, क्योंकि ऊपर से आ रहा है और नीचे जोन बना रहा है, तो हाई चांस है कि नीचे की तरफ जाएगा। बाजार को तय करना है, एक्सपायरी के दिन जाए, जो कि मंथली एक्सपायरी 26 को है या मंडे को जाए, वो बाजार को तय करना है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट करते हैं। रेसिस्टेंस तो मैंने बता दिया ना, अब आप सपोर्ट नोट करिए। 860 तक सपोर्ट रहेगा 23,660, नेक्स्ट रहेगा 600, उसके बाद रहेगा 560, और फिर जो नंबर रहेगा वो 23,460 से लेकर 400, एंड द मेन नंबर इज 23,360। 360 से अभी हम दूर हैं, अभी 450 पॉइंट के आसपास में, है ना। 360 से अभी हम दूर हैं 350-400 पॉइंट के आसपास में, और अगर हम उसको भी ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब साफ होगा कि हम ये पूरा का पूरा रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं तो फिर प्रेशर और बढ़ेगा। तो ये रहेंगे आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ज़्यादा डिटेल के लिए टेलीग्राम पर आप आ जाइएगा, वहाँ आपको लिंक नीचे डाला हुआ है। और दोस्तों जिस तरह का आप प्यार बना रहे हो, इस वीडियो के ऊपर में भी प्यार बनाए रखिएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस वीडियो के ऊपर में भी 100 कमेंट जरूर करिएगा और 300 प्लस लाइक जरूर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर में। साथ में दोस्तों नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और चलते चलते चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्वाइन करेंगे, चैनल को कंट्रीब्यूट देंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा, लोगों की भलाई भी होगी, क्योंकि इसका पैसा जो भी आएगा वो सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा, जो कि मैं आपको लगातार बताते ही रहता हूँ कि सिन्हा फाउंडेशन क्या करती है। वैसे जल्दी वेबसाइट पर भी इसका आपको डिटेल सिन्हा फाउंडेशन का मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे कई लोगों को पता लग जाए कि सिन्हा फाउंडेशन क्या करती है। तो आप ये ज्वाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, दो बातें करेंगे। पहला कि चैनल को कंट्रीब्यूशन देंगे, दूसरा सिन्हा फाउंडेशन को जो पैसा जाएगा जिससे गरीब लोगों की मदद होगी, और तीसरा अभी तक हमने, फिर से मैं वापस याद दिला देता हूँ कि अभी तक हमने इसमें से कोई पैसा का निकासी नहीं किया है। अभी तो ये चैनल नया है, 16,000 हुए हैं, हमारा परिवार नया है, धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो इसका पूरा डिटेल आपको sinhastocks.com पे दिया जाएगा। तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करते के साथ आपको एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा 3 प्लान नजर आएंगे। अपने स्वेच्छा के अनुसार से जो भी आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको लर्निंग में मदद मिलता है तब। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों है, इसको ज्वाइन करने के बाद एक तो कंट्रीब्यूशन हो गया, आप मेंबर बन गए, एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ साथ में सैटरडे संडे के क्लास के लिए, जो कि कल ही क्लास होगी, और वो क्लास के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।